हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास समय बहुत ही कम बचा है। आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो मैथ्स के मिक्स प्रैक्टिस सेट का चौथा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो को देखा है और जितने भी वीडियोज हैं आप उन सारे वीडियोज़ को जरूर देखेंगे क्योंकि सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इसमें हम लोग जो भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वो रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए ही प्रश्न है, तो इस एग्ज़ाम के लिए सारे रिलेवेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो आपको सारे प्रश्नों को देखना है, यानी कि आप सारे वीडियोज़ को आपको देखना है। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आज का पहला प्रश्न है। पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और आपको ध्यान देना है कि पहले आपको वीडियो को पॉज कर प्रश्न को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आगे वीडियो को देखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 रुपया है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप पहले पॉज कर खुद से बनाने का कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए अब जो प्रश्न में दिया है उसे हम लोग लिखते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि एक कोई राशि है जिसे 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। इसका पहला भाग कितना है 6 और दूसरा भाग 5 है। इस ये रेशियो में तो इसे हम लोग 6x भी मान सकते हैं और ये 5x। आगे बोला है कि यदि पहला भाग ये कितना आ गया, ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तब बोला कि पहला भाग 126 रुपया है, यानी कि रेशियो में 6:5 है और रुपया में पहला भाग जो है वो 126 है। तो यहाँ से हम लोग ये जरूर कर सकते हैं कि 6x का जो वैल्यू है यही 126 रुपया के बराबर है। तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x को आगे सॉल्व करेंगे तो 126 बटा में 6 इसे भाग देंगे तो ये 21 आ गया, ठीक है। अब कुल राशि कैसे निकालेंगे, तो कुल राशि के लिए हम लोग पहला भाग को प्लस में दूसरा भाग यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो पहला भाग यहाँ से 6x है, दूसरा भाग 5x है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये 11x आ गया। और x का वैल्यू कितना आया यहाँ से देख सकते हैं ये 21 आ गया। तो यही 21 को हम लोग 11 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 21 और यहाँ से 21 यानी कि 1 3 2 कितना आ गया 231। तो कुल राशि कितना है 231, जो कि ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 231। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है वो आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ ही प्रश्न है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये है दूसरा प्रश्न, हम लोग इस दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे कि एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी। यानी कि 10 छात्र जो हैं, इन 10 छात्रों की औसत ऊंचाई कितना है 105 सेंटीमीटर है। उसके बाद फिर बोला है कि 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र, यानी कि आगे नेक्स्ट जो 20 छात्र हैं इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब बोला है कि अब दोनों शामिल हो जाता है, यानी कि 10 + 20 यानी कि टोटल का जो है वो सम करके पूछ रहा है कि सारे का जो नई औसत ऊंचाई है वो क्या होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे औसत कितना आएगा, ठीक है। तो 10 छात्रों का औसत कितना था 105 है और उसके बाद 20 छात्रों का 120 है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो औसत जो होगा वो कम से कम पहले 105 तो होगा ही, चूँकि आगे नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है तो औसत मिनिमम 105 तो होगा ही, बाकी जो बढ़ेगा वो उसके बाद आएगा, लेकिन 105 औसत होगा ही, ठीक है। इसमें फिर हम लोग जोड़ देंगे, कितना जुड़ेगा तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि 120 है, ठीक। अब 120 में 105 सारे का आ गया तो इसमें कितना बच गया 115, ठीक है। यानी कि इसमें 105 वाले को हम लोग निकाल देंगे तो कितना बच गया, केवल 15 बच गया, ठीक है। अब ये जो 15 बचा है वो कितने छात्रों का बचा है, तो 20 छात्रों का 15 बचा है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30, यानी कि ये 300 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब यही जो 300 सेंटीमीटर है यहाँ पे कर देंगे कि ये जो 300 सेंटीमीटर आया ये कितने छात्रों में बटेगा, तो 10 छात्र यहाँ पे और 20 छात्र यहाँ पे, यानी कि टोटल 30 छात्रों में बटेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये
30 से 10 बार में कट जाएगा, तो 105 प्लस 10 कितना आ गया 115, यानी कि नई जो औसत ऊंचाई है वो कितना आ जाएगा 115 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख सकते हैं कि औसत के प्रश्नों को कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है और कितना आया, ऑप्शन बी 115 सेंटीमीटर, यानी कि पूरे 30 छात्रों की नई औसत ऊंचाई जो वो 115 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप सबों को भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए, इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ये है तीसरा प्रश्न। ठीक है, इसमें पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि 5% प्रति वर्ष की दर से प्रतिदिन साधारण ब्याज के रूप में 1 रुपया देने वाली राशि क्या है, यानी कि यह जो है वो साधारण ब्याज का प्रश्न है। ठीक है, इसमें दिया है कि जो 5% है, यानी कि रेट कितना दे दिया है 5% दिया है। तब आगे बोला है कि प्रतिदिन साधारण ब्याज जो है 1 रुपया बढ़ता है। प्रतिदिन साधारण ब्याज कितना बढ़ रहा है, 1 रुपया बढ़ रहा है। तब बोला कि राशि क्या है, यानी कि मूलधन क्या है, ये इसमें मूलधन पूछा है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले वीडियो पॉज करके आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का जरूर कोशिश करें, उसके बाद आगे वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक दिन का 1 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेट जो होता है वो हमेशा पर एनम का, यानी कि प्रत्येक साल के हिसाब से रेट लगता है। ठीक है, तो एक साल का रेट कितना है 5% है, और एक दिन में बढ़ रहा है 1 रुपया, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिदिन साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया बढ़ता है, 1 रुपया मिलता है। ठीक है, तो एक साल का पूरा हम लोग देखेंगे, यानी कि 365 दिन का, तो कितना आ जाएगा 365 आ जाएगा। ठीक है, देखिए लीप ईयर जैसा कुछ बात नहीं किया, तो हम लोग सिंपल ईयर 365 दिन ही मानेंगे, यानी कि एक साल में उसका रुपया कितना बढ़ गया 365 रुपया। और उसके बाद फिर रेट कितना है 5%, जो कि पर एनम प्रत्येक साल के हिसाब से लगता है। अब प्रश्न हमारा ईजी हो गया। अब प्रश्न को हम लोग चाहे तो इसे सॉल्व बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आया क्या आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100 होता है। अब इससे पे हम लोग आगे वैल्यू को बैठा देते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज कितना है 365, तो हम लोग चलिए यहाँ से 365 बराबर प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, मूलधन, तो यही तो हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे मूलधन गुना में रेट, दर कितना है यहाँ पे 5% है, तो 5 लिख देते हैं, और समय कितना है, तो समय ये 1 साल का है, तो 1 साल कर देंगे बटा में 100। ठीक है, अब तो चलिए, अब जो कटता है उसे काट देते हैं। 5 से ये 20 बार में कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल निकालने के लिए इस 20 को इसके साथ में गुना करना होगा। तो 365 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 दूना 130 और 3 दूना 600, यानी कि 730 आ गया। ठीक है, 730 ये आ गया 365 का 2 गुना, और यहाँ पे एक जीरो बचा है, तो इसके वजह से एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 7300 प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन का मान कितना आया 7300 रुपया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 7300, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है प्रतिदिन 1 रुपया के हिसाब से साधारण ब्याज मिल रहा था। तो इस प्रश्न का जो सॉल्व करने का हम लोग बेस्ट अप्रोच हो सकता था उसे यूज किया, और प्रश्न को काफ़ी कम समय में कर सके। तो चलिए, उम्मीद है कि यह भी प्रश्न आप सबको को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ये है चौथा प्रश्न। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस अनुपात को 1:2 करना हो तो कितना पानी और मिलाना होगा। यानी कि दोस्तों 100 लीटर का एक मिश्रण है। ठीक है, अब इस मिश्रण में क्या है कि मिल्क भी है और वाटर भी है, दोनों चीज़ है। ठीक है, यानी कि दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, लेकिन एक फिक्स रेशियो में मिला है। तो दूध का जो अनुपात है वो 3 अनुपात है, और पानी का अनुपात 2 अनुपात है। ठीक, अब ये तो अनुपात में है। अब हम लोग को इस निकालना कि फाइनल लीटर कितना है। यहाँ पे हम लोग दूध को देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 लीटर आ जाएगा, और पानी 40 लीटर आ जाएगा। ये लीटर में वैल्यू है। तब बोला है कि रेशियो कितना करना है, 1:2 करना है, यानी कि 1 लीटर दूध है तो उसमें 2 लीटर पानी करना है। ठीक है, तो नया मिश्रण के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दूध है तो दूध को हम लोग उसी तरह से नहीं देंगे। ठीक, बटा में आगे यहाँ पे पानी है तो पानी का भी बटा लिख देते हैं, यानी कि रेशियो लिख दिया। अब बोला है कि इसमें कितना और पानी मिलाना होगा, तो पानी मिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पानी में x लीटर मिला देंगे, पानी तो नहीं पता, बाकी दूध जैसे का तैसे रहा, तो दूध को हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, बराबर लाना कितना है 1:2 में, तो इसे हम लोग 1/2 कर देते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि एक ये इक्वेशन बन गया। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 दूना 100, ये 20 आ गया, बराबर
40 एक बार में 40 और प्लस x। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x बराबर या कितना आ जाएगा, 120 में 40 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 80 लीटर। यानी कि नया जो पानी है मिलाना था वो उसको हम लोग x माने थे, जो कि x का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं ये 80 लीटर आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 80 लीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 80 लीटर आ गया। अब चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है 5वां प्रश्न। तो चलिए इसमें पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ को 3:2:1 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ की लागत मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया तथा 1 रुपया है तथा बॉक्स की कुल लागत 285 रुपया है, तो बॉक्स में कितने पेन हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पेन का रेशियो है, उसके बाद फिर से पेंसिल का रेशियो है और ये रबड़ का रेशियो है। अब ये जो है कौन कौन से रेशियो में है, तो पेन 3 के रेशियो में है, पेंसिल 2 के रेशियो में है और रबड़ 1 के रेशियो में है। अब इसके हम लोग मूल्य का बात करें, ठीक है, तो यहाँ से मूल्य देख सकते हैं कि 3 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया है। तो ये 3 रुपया, 2 रुपया और ये 1 रुपया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये भी 2 रुपया है। ठीक है, यानी कि 2 रुपया के रेशियो में है, तो यहाँ पे भी ये 2 से गुना हो जाएगा। अब चलिए सारे को गुना करके हम लोग लिख देते हैं। तो ये कितना आ गया, 2 एकम 2 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, ठीक है, और 3 तिया 9, ये इतना आ गया। तो यहीं पे जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका कुल लागत पूछा है। तो कुल लागत बॉक्स का जो है एक बॉक्स में इतना है, तो इस बॉक्स का कुल जो लागत मूल्य है वो 285 रुपया है। ठीक है, अब इन सारे को आपस में जोड़ देते हैं तो 9 4 13, 14 1 15, यानी कि ये जो 15 है, 15 का ही वैल्यू 285 है। तो चलिए इसे आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15 से काटते हैं तो 15 से एक बार में ये 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे तो ये 3 1 5 135 आ गया। ठीक है, 15 से एक बार में कितना कटा, 15, 135 बचा, 15 9 135, यानी कि 19 आ गया। ठीक, एक का वैल्यू कितना आ गया, 19। तब बोला कि बॉक्स में कितने पेन है, तो पेन का रेशियो कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 रेशियो है। ठीक है, कितना रेशियो है, 3। तो इस 3 को 19 के साथ में हम लोग गुना कर देंगे, इसके साथ में 19 को गुना कर देंगे तो 19 तिया 57, यानी कि पेन का जो टोटल संख्या वो कितना है, 57, जो कि ऑप्शन सी है और ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57। और इस प्रश्न में पूछा था बॉक्स में पेन की संख्या, तो पेन का संख्या हम लोग 57 निकाल दिए। अब यदि पेंसिल का पूछता तो 19 को 2 के साथ में गुना कर देते। ठीक है, उसके बाद यदि रबड़ का पूछता तो 19 को 1 के साथ गुना कर देते, तो ये 19 हो जाता। इसके बाद फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए ये है 6ठा प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक वस्तु को 26,000 रुपये में 35% के छूट पर बेचा गया था। यदि छूट 15% होती तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या बोला है कि एक वस्तु का दाम जो है वो कितना है, 26,000 रुपया। ठीक है, और 26,000 रुपये में जो 35% के छूट पर बेचा गया था, यानी कि वस्तु का जो मूल्य है वो कितना होता है 100%, लेकिन 35% छूट देने के बाद कितना बचा, 65, यानी कि ये 65 का ही वैल्यू है। ठीक है, 65% का वैल्यू है। तब बोला है कि यदि छूट 15% होती तो छूट जब भी मिलता तो वो 100% में मिलता है। ठीक है, तो छूट नहीं पता तो वो 100% में मिलता है। तो 100% में यदि 15% का छूट मिल जाता तो लगता कितना का पैसा, 85% का। तो यहाँ पे हम लोग 85% लिख देंगे। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 17 5 85 और 5 से काटेंगे तो ये 13 5 65 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 दूना 26 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 2000। अब इस 2000 को 17 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34,000 रुपया। तो देख सकते हैं कि इस प्रश्न में बोला है कि यदि 15% छूट होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, तो उसका विक्रय मूल्य 34,000 रुपया होता, जो कि ऑप्शन बी में और ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये 7वां प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा। यानी कि ये जो 150% है ये किसका वैल्यू है, प्रॉफिट का, यानी कि प्रॉफिट परसेंट ये दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ बटा में सीपी क्रय मूल्य गुना 100 होता है। ठीक है, ये होता है। तो इसका हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट 150% है तो इसको हम लोग 185 लिख देते हैं, अब बटा में
सीपी क्रैमूल कितना है 100, तो इसे हम लोग 100 कर देंगे। ठीक, 100 करने के बाद इससे चलिए हम लोग काटते हैं, यहाँ से ये 50 से काटने पर 3/2 आ गया। तो ये आ गया इसका प्रॉफिट का वैल्यू और ये आ गया सीपी। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि उसके क्रैमूल का विक्रयमूल्य से अनुपात, यानी कि सीपी रेशियो में एसपी ये पूछा है। ठीक है, तो खरीदे हैं 2 रुपया में, इस पर 3 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल उसको बिका गया कितना में, यानी कि 2 + 3 5 रुपये में ये इसका एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही है ना कि 2 रुपया में क्रैमूल यानी कि 2 रुपये में खरीदे हैं और उस पर हम लोग 3 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, तो बेच कितना में रहे 5 रुपये में, यानी कि एसपी कितना आ गया 5 रुपया। तो हमसे पूछा है सीपी रेशियो एसपी, तो सीपी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बैठा देंगे 2 है, यहाँ से देख सकते हैं कि 2 आ गया और एसपी का वैल्यू ये 5 है। ठीक है, तो 2:5 ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रैमूल का विक्रयमूल से अनुपात कितना होगा 2:5, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए केवल प्रॉफिट परसेंट दे करके हमसे सीपी और एसपी दोनों पूछ लिया है। ठीक है, तो ये भी निकाला जा सकता है, जो कि हम लोग इस प्रश्न में निकाले भी, और उम्मीद है कि आप सबको भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये है 8वां प्रश्न। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 243 है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि एक साइड में राम है और एक साइड राज है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, इसका आयु का अनुपात इसका 4 है और इसका ये 5 है। उसके बाद क्या बोला कि उनकी आयु का योग, तो दोनों का टोटल आयु कितना है 4 + 5, ये जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। आयु का योग 243 है, यानी कि यही जो 9 यूनिट है इसी का वैल्यू 243 है। तब बोला है कि उसकी आयु का अंतर, अब 4 और 5 का अंतर कितना निकल जाएगा, तो दोनों का अंतर 1 निकलेगा, यानी 1 का वैल्यू पूछा है। 9 का वैल्यू दे करके 1 का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसे 9 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बार में चल जाएगा 9 दूना 18, यहाँ से 6 बचा, 9 7 63, और पूछा 1 का वैल्यू, तो इसे 1 से गुना करें या ना करें बात बराबर हो जाता है, ये 27 आ गया। ठीक, यानी कि सही आंसर कितना हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन डी में, और ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये काफ़ी इजी प्रश्न था। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 12 से पूरा विभाजित किया जा सकता है। तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। एक तो तरीका है कि आप सारे नंबरों को 12 से भाग दे करके देख सकते हैं, जो पूरी कट जाएगा वही इसका आंसर होगा, और नहीं तो इसका एक और तरीका होता है कि 12 को हम लोग इसके गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 12 को 3 और 4 में तोड़ते हैं, जिसके बीच का गैप 1 होता है, उसी में हम लोग तोड़ते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसमें कहने का मतलब है कि जो संख्या 12 से विभाजित होगा, यानी 12 से कटेगा, वह संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 12 से डायरेक्ट ना भाग दे करके 3 और 4 से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को इसमें बिना भाग दिए कर सकते हैं। तो 4 से भाग देने के लिए अंतिम के 2 संख्याओं को देखेंगे कि जो 4 से पूरी कट जाएगा वही संख्या पूरा 4 से कटेगा। तो यहाँ पे पहला हम देखते हैं कि इसमें 76 है, तो 19 चौक 76, ये कट जाएगा, ये भी हो सकता है। फिर यहाँ भी 76 है, ये भी हो सकता है, इसे भी रहने देते हैं। 26 ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 86, ठीक है, तो 86 भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा। ठीक है, 2 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि 4 से कट रहा है, लेकिन अब 3 से देखेंगे। तो 3 का विभाजित नियम आप लोगों को पता होगा कि सारे संख्याओं को आपस में जोड़ लिया जाता है। यदि जोड़ने के बाद उस संख्या 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो चलिए सबको हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा कि 7 और 6 13, 14 1 15, 15 4 19, 19 और 7 26। जो 26 ये जो है वो 3 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा ऑप्शन बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 13, 14 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30। तो ये जो 30 आ गया, ठीक है, 30 3 से विभाज्य हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन बी ही एक ऐसा नंबर है जो कि 12 से विभाज्य हो सकता है, और वही संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बिना भाग किए भी ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप सबको भी ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 10वां प्रश्न है। इसमें क्या बोला है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 सेकेंड में बिजली के एक खंभे को पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन के जो यहाँ पे लंबाई देख सकते हैं, ठीक है, ट्रेन की लंबाई 300 मीटर दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे 5 सेकेंड, बिजली के खंभा को कितने देर में पार करेगा, ये 5 सेकेंड में। ठीक है, तो देखिए बिजली के खंभा या कोई आदमी को यदि ट्रेन पार करता है तो वैसे में खुद की लंबाई को ही पार करेगा, यानी डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो 300 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में यहाँ पे हमसे चाल भी पूछा है, यानी कि यूनिट सारा सही है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या होता है,
टाइम यानी कि समय बराबर दूरी बटा में 4 यानी कि स्पीड। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दिया है उसे हम लोग बैठाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, तो हम लोग 5 लिख देते हैं, बराबर डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, तो हम लोग यहाँ से 300 लिख देते हैं, बटा में स्पीड निकालें तो स्पीड लिख दिए। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसे भाग देते हैं तो ये 60 आ गया, यानी कि स्पीड कितना निकल गया 60 मीटर पर सेकेंड। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 60 मीटर पर सेकेंड, ये सही हो जाएगा। अभी ट्रेन का काफ़ी इजी प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न तो आपको आते ही होंगे। और ये जो प्रश्न है वो आरपीएफ कांस्टेबल में ही आया हुआ प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्न आने की भी संभावना होती है। तो आप जितने ज़्यादा हो सके प्रश्नों का रिवीजन करते रहेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया और मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किया। बाकी आप लोगों को कैसा समझ में आया, वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।